हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, यानी कि डीएनए की पैकेजिंग होती कैसी है। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इस टॉपिक से हमेशा नीट में क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बता दूं। और इस टॉपिक को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जिससे आपको समझ में आ सके कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, है ना। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि सर डीएनए क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम क्या होता है ना, क्रोमैटिन थ्रेड्स क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। इन सब में बहुत डाउट रहता है, लेकिन आज के बाद आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको कंफ्यूजन ना हो, एनसीईआरटी बहुत घुमा फिरा करके चीजें कहती है, तो मैं आपको फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि बहुत ही सिंपली बस एक फ्लो चार्ट आप लर्न करिए, एक एक लाइन एनसीईआरटी की क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम डिकोड कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए मेरे बच्चों, हम एक कलर ले लेते हैं प्यारा सा। जी हाँ, यहाँ पर एनसीईआरटी क्या कहती है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को लेकर के। आप एनसीईआरटी याद रखिए, एनसीईआरटी आप लेकर के बैठेंगे, है ना। इससे पहले की जितनी भी वीडियो है प्लीज जाकर के देखिए, हर एक लाइन को हमने एक्सप्लेन किया है। चलिए देख लेते हैं। टेकन the distance between two consecutive base pair as 0.3 नैनोमीटर, या फिर हम इसी को कितना बोल सकते हैं 0.34 into 10 power 9 मीटर। if the length of DNA double helix in a typical mammalian cell is calculated simply by the multiplying the total number of base pair with distance between the two consecutive base pair, that is what 6.6 into 10 power 9 base pair into 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये कहना क्या चाहता है ओवरऑल, मैं बस इतनी बता रहा हूं आपको, फ्लो चार्ट में बता देता हूं। ये कह रहा है भैया कि अगर किसी भी मैमेलियन मतलब क्या है, जो मैमल हो, ह्यूमन क्या है, एक मैमल है, अगर उसके डीएनए की लेंथ आपको जाननी है तो यहां पे एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको जानना है, लेंथ ऑफ डीएनए, तो फॉर्मूला इसका क्या है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है, कितने बेस पेयर हैं, मल्टीप्लाइड कर दीजिए जितनी भी डिस्टेंस होती है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो कितनी होती है मेरे बच्चों, यहां पर कितना होता है डिस्टेंस, यहां पर बोलती है एनसीईआरटी डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, है ना। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर ये कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? ये फॉर्मूला जरूर आप इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम मैमेलियन का, अगर हमें मैमेलियन की यानी ह्यूमन की अगर किसी डैप्लॉइड सेल का, ठीक है, किसी डैप्लॉइड सेल का हमें लेंथ ऑफ डीएनए जानना है, तो मैं बोलूंगा सर जो डीएनए का लेंथ है अगर मैं निकालना चाहता हूं, तो अगर कोई मैमल है जिसकी डैप्लॉइड सेल है तो उसमें कितना होता है बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर 6 इंटू 6.6, सॉरी कितना होता है मेरे बच्चों 6.6 इंटू 10 पावर 9, है ना। इतने बेस पेयर होते हैं, मल्टीप्लाइड मैं किससे कर दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितना 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? या फिर 0.34 नैनोमीटर को ही मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को और करके मैं लिख देता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं 0.34, ठीक है, इंटू 10 पावर -9 मीटर लिख सकता हूं। तो ये जो वैल्यू है ना 0.34 इंटू 10 पावर -9, ये एक्चुअल में क्या है, नैनोमीटर ही है। या तो तुम 0.34 नैनोमीटर लिख दो या फिर 0.34 इंटू 10 पावर -9 मीटर लिख दो, ठीक है। बात एक ही है। तो यहां पर डीएनए की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी 2.2 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चों? तो एक हम समझ सकते हैं, इस चीज को मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कितने होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। जैसे स्क्रीचिया कोलाई एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, आपको पता है, ऑर्गेनिज्म है, उसमें 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर होते हैं, ये याद रखना, आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने जाना कि मैमेलियन जो सेल होती है उसमें डीएनए का लेंथ कितना होगा, ये होगा, और उसको निकालने का फॉर्मूला ये रहा मेरे बच्चों, ठीक है। एनसीईआरटी इस चीज को कहती है। आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए इसी चीज को आगे कहती है एनसीईआरटी, इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। लगभग कितना डीएनए होगा हमारा 2.2 मीटर। ये कहना क्या चाहती है, हमारी हर एक सेल में मेरे बच्चों, हमारी हर एक सेल में छोटी से छोटी जो सेल है उसके न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का डीएनए है। मजेदार बात है। और मैं आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर ह्यूमन जिसका वेट 80 केजी होता है और उसमें 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं।
तो कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमारे अंदर एक पर्टिकुलर ह्यूमन के अंदर इतना डीएनए होता है कि हम यहाँ से मून तक जा करके फिर वापस आ सकते हैं, है ना भाई। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता अभी तक बुक में कोई डाटा है, बट क्रिएटिव लोग हैं, फैक्ट बताते रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए मेरे बच्चों, अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर देन द डायमीटर इज अ टिपिकल न्यूक्लियस अप्रॉक्सिमेटली 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब 1 माइक्रोन होता है। बोला कि एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का यहाँ पे लेंथ दिया गया है मेरे बच्चों, है ना। न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस जो है कितना है 10⁻⁻⁶ मीटर, ये याद रखिएगा। जबकि 10⁻⁻⁶ मीटर के न्यूक्लियस में कितने मीटर का डीएनए है? 2.2 मीटर का डीएनए है। अब सवाल ये है कि आप मुझे बताओ सर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। पूरी कहानी यहीं पर है, देखो कि ये एक सेल है और इसमें एक छोटा सा इतना बड़ा न्यूक्लियस है, ये है हमारा न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस का साइज कितना दिया है मेरे बच्चों? 10⁻⁻⁶ मीटर, 1 माइक्रोन है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है 2.2 मीटर का, बोल रहा है कि इसी न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए सपोज करो, है ना। ये डीएनए है, सपोज करो, आप सपोज ही करना है आपको, ठीक है। ये डीएनए है आपका, इतना बड़ा डीएनए कैसे इसमें फिक्स हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं डीएनए की पैकेजिंग। जब पैकेजिंग होगी तो हम समझेंगे। समझो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है। पैकेजिंग का मतलब होता है उसको कंडेंस करना। जैसे आप कहीं पिकनिक पर जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप देखिए मम्मी की जो साड़ी होती है, साड़ियों की लेंथ कितनी होती है? जनरली 5 to 6 मीटर। तो मम्मी उसको एक पर्टिकुलर छोटे से सूटकेस में कैसे रखती है? उसको फोल्ड करती है और फोल्ड करती हैं और फोल्ड करती हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, उसका ओवरऑल जो लेंथ है वो छोटा हो जाता है। आप कपड़े भी तो इसी तरह रखते हैं, तो फिर एक छोटे से सूटकेस में 5 से 6 मीटर की पूरी साड़ी आ जाती है। उसी तरह हम डीएनए को भी रखेंगे। क्या सिस्टम होगा, सारी चीजें जानेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए क्या बोला, हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैक्ड इन अ सेल। तो बोला इतना बड़ा जो पॉलीमर है, डीएनए की बात कर रहा है, कैसे एक सेल में आ जाता है। आगे देखिए क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन। इफ द लेंथ ऑफ ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, कैन यू कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई। तो बोला है कि अगर किसी ई कोलाई बैक्टीरिया में उसका डीएनए का जो लेंथ है वो है कितना? 1.36 मिलीमीटर। तो क्या आप उसमें न्यूक्लियोटाइड को आप बता सकते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड उसमें प्रेजेंट होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पर देखिए ऑलरेडी यहां पर एनसीईआरटी ने ही दे रखा है, मैंने आपको पढ़ाया था 4.6 × 10⁻⁶ बेस पर। ये मैंने आपको पढ़ा दिया ये सारी चीजें। जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, ई कोलाई का साइज दिया है, आपको बस समझना है। यहाँ पर देखिए स्क्रीचिया कोलाई, है ना, एनसीईआरटी कहती है स्क्रीचिया कोलाई हैज़ 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। याद रखना। तो आपको ऑलरेडी दिया है, बताने की जरूरत नहीं। अगर बताना भी है तो फॉर्मूला आपके पास है ना, कि लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय 0.34 नैनोमीटर। हो गया सर, ठीक है। देखो एनसीईआरटी इसी तरह घुमा फिरा के कहती है, पहले आंसर दे देगी या फिर पहले क्वेश्चन पूछ लेगी, बाद में उसके आंसर आपको बता देती है। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। आगे एनसीईआरटी कहती है मेरे बच्चों, इन प्रोकैरियोट्स की जब भी बात करें, मतलब कि उसमें न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है, वो एब्सेंट होगा, यानी डीएनए के अराउंड कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। तो मैं कह सकता हूं कि सर ये जो ई कोलाई है, यानी जो बैक्टीरिया है वो एक प्रोकैरियोट है। यस, ठीक है। इन प्रोकैरियोट सच एज ई कोलाई थॉट दे डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वेरी गुड। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, और डीएनए पूरी सेल में फैला नहीं होता। डीएनए बीइंग निगेटिव चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए पर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। डीएनए इज हेल्ड विथ सम प्रोटीन्स दैट हैव पॉजिटिव चार्ज इन अ रीजन टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख मेरे बच्चे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रही है, एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रही है कि भैया जो डीएनए है आपका, ये जो डीएनए है आपका, है ना, ये जो डीएनए है आपका, डीएनए पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज डीएनए कुछ प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है। ये क्या है मेरे बच्चों? प्रोटीन है। और ये जो प्रोटीन है ये कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज है इन पे।
अब निगेटिव और पॉजिटिव ऑलवेज अट्रैक्टेड होंगे, आपको पता है, तो ये इनके अराउंड क्या होता है, सर्कुलेट हो जाता है, चिपक जाता है ना, और रैप करके एक कंडेंस बॉडी बना लेगा जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, ये दोनों मिलकर ही क्या बनाएंगे बताइए, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्लियर है। लेकिन फिर से क्वेश्चन वही है कि आप मुझे बताइए सर कि अगर 1.36 मिलीमीटर का डीएनए है अगर इस्क्रिचिया कोलाई में, तो कैसे आएगा, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। अगर हम इसे माइक्रोन में कन्वर्ट करें, मैं आपको बताऊं, जस्ट अ सेकेंड मेरे बच्चों, समझो, मैं आपको एक पूरा प्रोकैरियोटिक डीएनए का फ्लो चार्ट बना देता हूं। जैसे सपोज करो ये एक डीएनए है जो कि इस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया का है ना, ये डीएनए है इस्क्रिचिया कोलाई बैक्टीरिया का, और डीएनए पे एनसीईआरटी कहती है कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है सर, ठीक है। अब इसका साइज कितना है मेरे बच्चों, इसका साइज कितना दिया है एनसीईआरटी ने, 1.36 मिलीमीटर, है ना। अब जनरली से नैनोमीटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1100, सॉरी माइक्रोन में ले जाएंगे तो 1100 माइक्रोन हो जाएगा, ठीक है। बस, लेकिन तुम किस में याद रखना, 1.36 मिलीमीटर में याद रखना। अब क्या होगा, कुछ हिस्टोन लाइक प्रोटीन होते हैं, याद रखना, हिस्टोन नहीं होता, हिस्टोन के जैसे कुछ प्रोटीन होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलेंगे हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, याद रखना, हिस्टोन नहीं है ये। अब ये हिस्टोन लाइक प्रोटीन हो गया। अब क्या होता है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन में चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो डीएनए है इसके साथ रैपिंग कर लेगा, जब रैपिंग करेगा तो कैसा होगा सर, पहले ये क्या होगा, ये इसके अराउंड सर्कुलर ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो पहले इसका जो लेंथ था वो कितना था, 1100 माइक्रोन, तो ये कितना हो जाएगा, नियरली 350 माइक्रोन का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साइज थोड़ा छोटा हो गया। फिर क्या होगा, इसमें लूप क्रिएट हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है बीच में हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए कैसा, निगेटिव चार्ज, तो ये अंदर की तरफ इसे खींचेगा, है ना, अंदर की तरफ खींचेगा। जब अंदर की तरफ खींचेगा तो कुछ इस तरीके से लूप क्रिएट हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ लूप क्रिएट हो जाएंगे, और इसका साइज और भी छोटा हो जाएगा, और बीच में क्या होंगे यहाँ पे बताइए, हिस्टोन प्रोटीन, समझ पा रहे हैं क्या, सॉरी हिस्टोन लाइक प्रोटीन होंगे, ठीक है। अब ये जनरली साइज छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा, मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, नियरली 30 माइक्रोन का हो जाएगा, 30 माइक्रोन साइज का हो गया, और धीरे धीरे और भी ये आपस में सुपर कॉइलिंग करके कंडेंस करके टोटल हो जाएगा 2 to 3 माइक्रोन का। और जो बैक्टीरियल सेल होती है, ई कोलाई होता है, उसकी भी साइज लगभग इतनी ही होती है, तो ये आराम से फिट हो जाएगा उसके अंदर, समझ पा रहे हैं, जी हाँ। चलिए मेरे बच्चों आगे समझिए, आगे देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, द डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन अ लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटीन। तो बोला है कि जो डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ एक लूप, बहुत सारे लूप बनाएगा जो कि जुड़ा होता है किससे, हिस्टोन लाइक प्रोटीन से। याद रखना, हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, हिस्टोन नहीं है, क्लियर है मेरे बच्चों। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर बात की जा रही है यूकैरियोटिक में किस तरह से डीएनए की पैकेजिंग होती है। अब डीएनए की पैकेजिंग यूकैरियोट से मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से यहीं से आते हैं, यूकैरियोट से आते हैं, प्रोकैरियोट से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। प्रोकैरियोट से ज्यादा आपसे पूछ लेगा कि मुझे बताइए इस्क्रिचिया कोलाई में बेस पेयर कितने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, तो आप बोलेंगे 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर। फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ई कोलाई जो है उसके डीएनए की लेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 1.36 मिलीमीटर। क्लियर है मेरे बच्चों। आइए अब यूकैरियोटिक जो मैमेलियन सेल वगैरह होती हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए की लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर। अब ये डीएनए किस तरह से एक मैमल यानी ह्यूमन की हम बात करें तो उसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, ध्यान से सुनो, सिंपल सी बात हमें समझनी है कि क्या होना है। मैं ये कहता हूं सर ये एक सेल है, ध्यान से समझो मेरे बच्चों, ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस याद रखना, ये जो सेल है यूकैरियोटिक सेल है, ट्रू न्यूक्लियस होगा इसमें। अब इस न्यूक्लियस का लेंथ दिया है एनसीईआरटी ने 10⁻⁶ है ना मीटर, 1 माइक्रोन है, ठीक है। अब इसमें जो डीएनए की लेंथ है, डीएनए कितना है
2.2 मीटर का। ये कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस में कैसे आ जाएगा? मैंने आपको बताया बाय कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, कंडेंसेशन की हेल्प से, जैसे मम्मी की साड़ी आती है ना। ठीक, अब उसी को हमें देखना है मेरे बच्चों, है ना, उसी को हमें देखना है। चलिए समझ लेते हैं। पहले देखिए मेरे बच्चों, मैं फ्लो चार्ट आपको देता हूं, ठीक है, मैं आपको फ्लो चार्ट देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर देखिए, मैं ये कहता हूं आर्जिनिन, ध्यान से देखिए, आर्जिनिन और इसके साथ होता है लाइसिन, है ना, लाइसिन। आर्जिनिन और लाइसिन ये दोनों क्या हैं? बेसिक अमाइनो एसिड है, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं ये। अब ये आर्जिनिन और लाइसिन दोनों मिल करके बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, है ना। जनरली बहुत सारे प्रोटीन होते हैं बट इनका अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या बनाएंगे बताइए? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन जो प्रोटीन होता है, इस पे जो चार्ज होगा मेरे बच्चों वो होगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। कौन सा चार्ज? सर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है सर। अब बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाएंगे? बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बनाएंगे हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनाएंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है? अब हिस्टोन ऑक्टामर बनता कैसे, इसको जरा समझ लो आप, और टाइप्स ऑफ समझ लो कि टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। अगर हम देखें हिस्टोन के टाइप कितने होते हैं, तो टोटल 5 टाइप होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स देख लीजिए आप। एक होता है मेरे बच्चों H1, दूसरा होता है H2A, तीसरा होता है H2B और चौथा होता है H3 एंड द लास्ट वन इज H4। क्लियर? टोटल 5 टाइप के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। यहां पर H जो है वर्ड वो एक्चुअल में डिनोट कर रहा है हिस्टोन को, ठीक। अब याद रखिएगा यहां पे H2A से लेकर के H4 तक ये 4 जो हिस्टोन टाइप हैं, इन हर एक का 2-2 मॉलिक्यूल है ना। तो मैं लिखता हूं 2 ऑफ ईच फॉर्म व्हाट? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर। सर नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं ये टोटल 4 हैं, है ना। अगर 4 हैं, 4 टोटल टाइप के हिस्टोन ऑक्टामर हैं, हर किसी का 2-2 यूनिट मिल गया, तो कितना हो गए? टोटल 8। तो हिस्टोन प्रोटीन है ऑक्टामर, ऑक्टा मतलब क्या होता है? 8 यूनिट हो गई टोटल, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं ये हिस्टोन ऑक्टामर बनेगा कैसे, ध्यान से समझो। मैंने आपसे बोला कि सर देखिए मैं ले लेता हूं एक, सपोज करो H2A, है ना, एक लिया मैंने H2A, फिर एक और ले लेता हूं H2A, फिर आपने बोला सर एक और ले लीजिए कुछ और, जैसे H2B मैंने ले लिया, फिर एक और ले लिया मैंने H2B, ठीक है, फिर मैंने ले लिया H3, फिर एक और ले लिया मैंने H3, फिर उसके बाद आपने बोला सर एक और ले लीजिए, है ना, कौन? H4, फिर एक और मैंने क्या ले लिया? H4। लो जी सर, तो देखिए H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2A के 2 मॉलिक्यूल, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद H3 के 2 मॉलिक्यूल और H4 के भी 2 मॉलिक्यूल। तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल कितने हो गए? 8 मॉलिक्यूल हो गए। तो क्या हम इन्हें बोल सकते हैं हिस्टोन ऑक्टामर? यस, क्या बोल सकते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। यही हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है किससे बनता है बताओ? हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। क्लियर है? सर अगर H1 जो प्रोटीन है ये हिस्टोन ऑक्टामर नहीं बनाता तो ये करता क्या है? मेरे बच्चों याद रखिएगा, ये क्या करेगा, याद रखना अभी, ये हिस्टोन ऑक्टामर के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा H1 प्रोटीन, लेकिन ये न्यूक्लियोसोम जब बनेगा तो वहां पे बाइंड करेगा डीएनए की एंट्री और एग्जिट को। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए, नॉट फॉर्म हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है? हिस्टोन ऑक्टामर नहीं बनाएगा। अच्छा ठीक है सर, ये तो चीजें समझ में आ गई। आगे क्या होगा ध्यान से समझो मेरे बच्चों, मैं ये कह रहा हूं पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होता है और होता है मेरे बच्चों फॉस्फेट। ये तीनों चीजें मिल करके बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के ही बनाते हैं आपका डीएनए। अरे यस और नो? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। अब ये जो डीएनए होता है इसमें 2 चीजें आपको समझनी है कि जो डीएनए होता है, पहली चीज वो निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अगर डीएनए
200 बेस पेयर का है। याद रखना कितने बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का है। तो ये डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के साथ मिल करके, याद रखना, ध्यान से देखो आप, अगर हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है तो मुझे बताइए क्या हिस्टोन ऑक्टामर भी पॉजिटिवली चार्ज होगा? यस, क्लियर है। तो डीएनए कैसा है? निगेटिवली चार्ज। तो सपोज करो आप मेरे बच्चों, मैं कैसे बताऊं तुम्हें, सपोज करो कि ये हिस्टोन ऑक्टामर है ना, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। मेरे पास सपोज करो कोई रस्सी है, ठीक है, और वो कैसी होगी? डीएनए होगी और वो निगेटिवली चार्ज है। तो क्या इसके अराउंड मैं उसे लपेट सकता हूं? यस, ठीक है। तो अब हिस्टोन ऑक्टामर और जो डीएनए जो मैंने लपेटा रस्सी इसके ऊपर, दोनों मिलकर के क्या बना देंगे? न्यूक्लियोसोम। क्लियर है बच्चों? यहां पर देखिए, तो यहां पर जो नई बॉडी बन जाएगी उसे हम बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोसोम। याद रखना न्यूक्लियोसोम में सिर्फ 200 बेस पेयर का डीएनए होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? देखिए मेरे बच्चों, यहां पर है क्या? ये है आपका हिस्टोन ऑक्टामर, है ना, ये है हिस्टोन ऑक्टामर, और इसके अराउंड आपका 200 बेस पेयर का क्या लिपटा हुआ है मेरे बच्चों? बताइए, डीएनए। ये देखिए डीएनए लिपटा हुआ है इसमें, इस तरह से। ये देखिए डीएनए बाहर की तरफ आ रहा है ना, यहां से एंट्री कर रहा है। अब ये क्या है? आपका डीएनए है जिसमें कितने बेस पेयर हैं? 200 बेस पेयर हैं ये डीएनए। और कैसा चार्ज है बताइए? निगेटिव चार्ज है सर। क्लियर है? हिस्टोन पर कैसा था? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब डीएनए आप देखेंगे, डीएनए यहां से एंट्री ले रहा है और यहां से एग्जिट हो रहा है। तो इसकी एंट्री और एग्जिट दोनों को बाइंड करने के लिए यहां पर कौन सा प्रोटीन होगा? H1 प्रोटीन, है ना, हिस्टोन 1, क्योंकि ये हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म नहीं करता था, लेकिन न्यूक्लियोसोम में डीएनए की एंट्री और एग्जिट दोनों को क्या करेगा? क्लिप करेगा, ठीक है, बाइंड करेगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? बहुत अच्छे। अब याद रखिएगा आप ध्यान से कि जो डीएनए रैप हुआ है उसमें टोटल 200 बेस पेयर हैं, लेकिन ये जो फ्री डीएनए है, ये जो फ्री वाला डीएनए है, जो फ्री डीएनए है, इसमें 146 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर? 146 बेस पेयर होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में अरेंज होंगे और बनाएंगे क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन थ्रेड्स। क्रोमैटिन थ्रेड्स का ही दूसरा नाम होता है मेरे बच्चों बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे मोतियों की माला। कैसे बनेगी मोतियों की माला? जरा समझो कैसे बनेगी मोतियों की माला। देखो ये छोटे छोटे क्या हो गए? हिस्टोन ऑक्टामर। ये हो गए हिस्टोन ऑक्टामर, है ना, छोटे छोटे हिस्टोन ऑक्टामर हो गए। अब होगा क्या? इनके अराउंड क्या लिपटा पड़ा होगा मेरे बच्चों? बताइए, डीएनए। तो डीएनए देखो इस तरह से लिपटा पड़ा रहता है। लो जी सर, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो बॉडी है ये क्या है? एक न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम है। ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जो होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसपे बीड्स लगे हैं जैसे, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मोतियों की माला। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने अगर मम्मी का मंगलसूत्र वगैरह देखा होगा तो मंगलसूत्र कैसा होता है? देखेंगे आप, ऐसे यहाँ पे गोल्डन का एक लगा होता है और यहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे छोटे छोटे आपने बीड्स देखेंगे, है ना। ये एक्चुअल में डीएनए में, ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये डीएनए है, और ये जो बीड्स दिख रहे हैं आपको क्या है? न्यूक्लियोसोम है। समझ पा रहे हैं बच्चों? इतनी सी बस बात है। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब होता है धागा, थ्रेड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। क्रोमैटिन थ्रेड्स बन गया। क्रोमैटिन थ्रेड्स को ही याद रखना, दूसरा नाम क्या है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये और कंडेंस होगा। जब ये और कंडेंस होता है तो ये बनाता है मेरे बच्चों एक नई बॉडी जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर बनाएगा। अब ये क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इस तरह से आपस में अटैच हो जाएंगे, है ना, थोड़ा सा थिक बना लेगा, है ना, न्यूक्लियोसोम इस तरह से अटैच हो जाएंगे और ये बड़ी थिक सी बॉडी बना लेगा। और इसके अराउंड क्या लिपटे होंगे बताइए? डीएनए, है ना, डीएनए इसके अराउंड लिपटे होंगे। तो ऐसा फिलामेंटस टाइप का थोड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसे हम बोलेंगे क्या? क्रोमैटिन फाइबर, फाइबर लाइक हो जाएगा। फिर क्या होता है मेरे बच्चों? जब सेल डिवीजन की स्टेज आती है, माइटोसिस मियोसिस की मैं बात कर रहा हूं, तो जब मेटाफेज आती है तो ये और भी ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं और फाइनली बना लेते हैं हमारा प्यारा क्रोमोसोम। क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कब बनेगा मेरे बच्चों? एट मेटाफेज, एट मेटाफेज स्टेज। याद रखिएगा, मेटाफेज स्टेज जब होती है सेल डिवीजन की, तब जाकर के ये क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। फिर तुम्हें ये इस तरह से दिखता है क्रोमोसोम। ये रहा आपका फ्लो चार्ट सर।
लो जी, अब यहां से हर एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा, जाकर के देख लीजिए। चलिए आइए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। यहां पर देखिए मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, हमें यूकैरियोट से पढ़ना था, यूकैरियोट से हमें पढ़ना था। हाँ, यहां पर देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है, जस्ट अ सेकेंड। एनसीईआरटी क्या कहती है, इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, तो यहां पर कुछ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होते हैं। बेसिक प्रोटीन में कौन, अर्जिनिन एंड लाइसिन, है ना। अ प्रोटीन acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charge side chain, तो बोला कि डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज होगा, ये अमाइनो एसिड किस टाइप का है। तो जनरली बेसिक अमाइनो एसिड ज्यादा होते हैं, अर्जिनिन और लाइसिन, दैट्स व्हाई हिस्टोन प्रोटीन पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। बहुत अच्छे। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, कौन कौन से मेरे बच्चों, लाइसिन एंड अर्जिनिन, दोनों चीजें ज्यादा होंगी, यानी हिस्टोन प्रोटीन का यही फॉर्मेशन कर रहे हैं। Both the amino acid residues carry positive charge in their side chain. Histones are organized to form a unit of 8 molecule. बहुत सारे हिस्टोन मिलकर के 8 यूनिट बनाएंगे, जिसे हम बोलेंगे क्या, हिस्टोन ऑक्टामर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए बच्चों, द निगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए पर कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोसोम, है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके अराउंड निगेटिवली चार्ज डीएनए रैप करेगा और बना क्या लेगा, हिस्टोन ऑक्टामर। और हिस्टोन ऑक्टामर में याद रखना डीएनए कितना है, 200 बेस पेयर का। A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Very very important. Nucleosome constitute the repeating unit of a structures in nucleus called what, chromatin. इसी को हमने बोल दिया था क्या, chromatin threads। तो बहुत सारे, अगर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बोलेंगे हम उन्हें, क्रोमेटिन या फिर क्रोमेटिन थ्रेड्स। उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। थ्रेड लाइक स्टेन कलर बॉडी सीन्स इन न्यूक्लियस, दीज न्यूक्लियोसोम इन द क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग। याद रखना, क्रोमेटिन थ्रेड्स को ही क्या बोला, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रक्चर वेयर व्यू अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको नजर आएंगे। किस तरह के नजर आएंगे सर, यहां पर देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहां पर आपको थ्रेड दिख रहे होंगे, है ना, ऐसे थ्रेड दिख रहे होंगे। ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स। इनमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं बीड्स लगे पड़े हैं, है ना, छोटे छोटे बीड्स लगे पड़े हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। अब यहां पर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है, क्या क्वेश्चन है सर, देखिए, थ्योरेटिकली हाउ मेनी सच बीड्स, मतलब न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन इन प्रेजेंट इन अ मैमेलियन सेल। एक मैमेलियन सेल में कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स में। मेरे बच्चों जो डाटा है वो है 30 मिलियन का, है ना। 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है उसमें 30 मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। आगे देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, द बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन इज पैक्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। आगे क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, दैट आर फर्दर क्वाइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम कब बनेगा, मेटासेल स्टेज में बनेगा। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्ड एज एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे उन्हें हम, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। मतलब हिस्टोन प्रोटीन की तो जरूरत होती है, लेकिन हायर लेवल पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। देखिए यहां पर दिया, क्या बोलते हैं हम इन्हें, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। इन यूकैरियोट इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड, जिसे हम लाइट स्टेन कह सकते हैं, आर रिफर्ड एज यूक्रोमेटिन, and the chromatin that is more densely packed and stained dark are called what, heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. सर ये कहानी क्या है, अब यहाँ पर एक सेपरेट टॉपिक आ जाता है यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का। समझो जरा ध्यान से, सिंपली मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहां से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि क्रोमोसोम जब बन जाता है, जब क्रोमोसोम बन जाता है, ध्यान से देखो आप, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का बना,
ये है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको पता है सर कि ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, है ना। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर जो है इसके पास में जो एरिया है, ये जो आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये जो पास में एरिया है सेंट्रोमियर के, ये तुम्हें ज़्यादा डार्क इन कलर दिखते हैं। ये पास वाले एरिया जो है तुम्हें ज़्यादा डार्क दिखते हैं, ये वाले एरिया, ठीक है, ये ज़्यादा डार्क दिखते हैं। क्यों डार्क दिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होता है, ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं यहाँ पे डीएनए, है ना। और ऐसे पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? ऐसे पोर्शन को हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? हेट्रोक्रोमेटिन। ध्यान से सुनो, हेट्रोक्रोमेटिन। अब हेट्रोक्रोमेटिन में एनसीईआरटी कहती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा होगा? डार्क, है ना, डार्क स्टेन होगा। स्टेन मतलब होता है कलर, है ना, डार्क कलर का होगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था मेरे बच्चों बताइए? आरएनए से प्रोटीन बनता था। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो डीएनए होगा, अगर इसने एमआरएनए बनाया तो इससे प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी आगे एंजाइम नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो क्या? तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इस चीज को याद रखना। लेकिन ये जो दूसरी साइड आप ये जो लाइट रीजन देख रहे हैं, थोड़ा सा जो दूर है सेंट्रियोल से, इसे हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। अब हमें पता है यू मतलब क्या होता है? ट्रू, है ना। क्या बोलते हैं इन्हें हम? यू क्रोमेटिन, है ना मेरे बच्चों। यू क्रोमेटिन को एनसीईआरटी कहती है भैया कि ये लाइट इन कलर है, लाइट स्टेन है, लाइट स्टेन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैसा है मेरे बच्चों? ये और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, यानी ये एंजाइम या प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, एक चीज और कहती है एनसीईआरटी, यहाँ पे लूजली पैक्ड है डीएनए, है। डीएनए आर लूजली पैक्ड मीन्स व्हाट? यहाँ पे डीएनए का अमाउंट थोड़ा कम है, डीएनए का अमाउंट कम है तो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर कैसा है? हेट्रोक्रोमेटिन में कैसा है? डीएनए आर डेंसली पैक्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अब समझो जैसे मुंबई की लोकल है, बहुत सारे लोग घुसे पड़े हैं उसे में, है ना, बाहर लटके पड़े हैं, है ना, या कोई गाड़ी है उसमें 50 लोग भरे पड़े हैं, तो भाई वहां पर एक्टिविटी का चांस कितना होगा? लगभग 0, है ना। आप लोकल में ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हैं, ऐसे लोग खड़े हैं कि तुम्हारे, उनका चेहरा, सामने वाला जो तुम्हारे बंदा है उसका चेहरा तुम्हारे यहाँ कंधे तक आ रहा है ना। तुम किसी और के कंधे पर तुम्हारी मुंडी है, तब तुम्हारे हाथ दोनों ऊपर है, तो तुम्हारा फोन आ जाए तो क्या करोगे? तुम उठा पाओगे फोन को? बिल्कुल नहीं उठा पाओगे, क्योंकि तुम क्या हो गए? इनएक्टिव हो गए। क्यों इनएक्टिव हो गए? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ गए। उसी तरह जब डीएनए बहुत ज्यादा ही पैक्ड हो जाता है, डेंसली पैक्ड हो जाता है, तो वो जनरली अपना फंक्शन शो नहीं कर पाता, है ना। अब क्या हो, अगर पूरी सीट खाली है, सपोज करो लोकल ट्रेन में तुम चढ़ते हो और पूरी सीट खाली है। अब सीट खाली अगर है तो तुम ऑप्शन ढूंढते हो भैया विंडो वाले पे बैठे हैं कि विंडो वाले पे नहीं बैठे हैं, इस साइड बैठेंगे, उस साइड बैठेंगे, है ना। तो तुम यहाँ उछल कूद करते रहते हो। तो मतलब अगर जब डीएनए थोड़ा सा कम होता है अमाउंट में या लूजली पैक्ड होता है तो बहुत अच्छे से काम कर पाता है, बहुत अच्छे से अपना फंक्शन शो कर पाता है। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए